हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारी क्लास 11वीं क्लास में इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका प्रारंभ हो चुका है। और हम लोग इसके अंतर्गत जो है बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1950 से लेके 1990 का जो आपका दौर है उस दौर का अध्ययन कर रहे हैं। और इस दौर के अध्ययन के बीच हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जो बहुत पिछड़ गई थी, हमारे जो अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, कौन कौन सी नीतियाँ बनाई गई, कौन कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ थी, कौन सी रणनीतियाँ थी और कौन से अर्थशास्त्रियों के हमारे विचार थे जिन्होंने इसको प्रोहा और हम लोग एक विकासशील देश की तरफ आपका बढ़ रहे हैं। और हम लोग कुछ ही समय में हम लोग आपका विकसित भी हो जाएंगे। तो उन सारी व्यवस्थाओं को, उन सारी पंचवर्षीय योजनाओं को, उन सारी योजनाओं को आज हम लोगों को पढ़ना है और हम लोग बेसिक से उनको पढ़ते चलेंगे। मैंने बताया था कि ये मुझे आपको बॉक्स पढ़ाने हैं, उस बॉक्स के हम अंदर जो आपकी सारी चीज़ें हैं उनको हम लोग आपका देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से क्लास को पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से इसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम लोग चलते हैं आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जैसा आपको पता है कि बॉक्स 2.1 को हम लोग आपका स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि जो आपकी योजना बनी उसके विषय से संबंधित ही सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोग इनको देख लेते हैं, इनको पढ़ते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कह रहे कि कोई भी समाज हो, इस समाज का मतलब आप देश के परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं, जो आपका समाज है उस समाज के परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं। देश में किन वस्तुओं और सेवा का उत्पादन किया जाए। पहला प्रश्न तो यही है कि देश में कौन कौन सी वस्तु बननी है, किस प्रकार की सर्विस हम लोगों को देनी है। ये तो सबसे पहला प्रश्न आता है, ठीक है, कि हम लोग किस प्रकार की सर्विस दें और किस प्रकार की सेवा का उत्पादन करें। दूसरा आता है वस्तुएं और सेवा किस प्रकार उत्पादित की जाएंगी, यानी कि जो इनका प्रोडक्शन है उन्हें कौन करेगा, कैसे करेगा, किस प्रकार होंगे। दूसरा है उत्पादक एक क्षेत्र में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करके अथवा पूंजी यानी कि मशीन का। अब हमें ये देखना जो प्रोडक्शन होगा उसमें मैन बेस रखा जाएगा, आदमी मतलब जो व्यक्ति है, जो आपका श्रम है उसके आधार पर चीजों का उत्पादन होगा, या फिर जो मशीनें हैं उनके माध्यम से उत्पादन होगा, हमको ये देखना है। तीसरा है उत्पादित वस्तु और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए, कि जितनी हमने वस्तु और सेवा का जो हमने प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन का किस प्रकार से हम उनको डिवाइड करेंगे। इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर तो मांग और आपूर्ति, बाजार, शक्ति पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है? जो आपकी बाजार और शक्ति हैं, इस बात पर आपका निर्भर करता है। बाजार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूंजीवादी अर्थशास्त्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों उसको हम लोग आपका? देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर में मांग और आपूर्ति यानी कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई हो रही है, बाजार शक्ति पर निर्भर करता है कि मार्केट में किसकी कैसी वैल्यू है, कैसी उसकी डिमांड है, उसका हम क्या बोलते हैं? बाजार शक्ति। बाजार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इन्हें उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन होता है। क्या कहते हैं? जो उपभोक्ता है वो क्या करता है? वस्तु का उत्पादन करता है। जिनकी बाजार में मांग है, इनमें से वही वस्तु उत्पादित की जाती हैं जिन्हें देश के सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू या बाजारों में सुलभ से बेच सके। यदि कारों की मांग है तो कार का उत्पादन होगा। कह रहे कि आप अगर डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार बाजार में जो भी मांग होगी, चाहे घरेलू स्तर पर हो चाहे वो विदेशी स्तर पर हो, उसकी जो आपके चीजें होंगी, हमें उन सब के लिए जो चीजें चाहिए हम उनको वो उपलब्ध करा सकते हैं, हम उनको सुलभ कराएंगे। यदि कारों की मांग है तो कारों का उत्पादन होगा, और साइकिल की मांग है तो साइकिल का उत्पादन होगा। यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है, यानी कि जो आपकी लेबर है वो आपके श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है, तो अधिक श्रम प्रदान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की पूंजियां प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। पूंजीवादी
अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण और उनकी आवश्यकता के अनुसार ही होता है। हम लोग ये देखते हैं कि जो उनका डिवाइडेशन है, हम उनको कैसे बांटते हैं, ये उनके ऊपर ही आपका निर्भर करता है कि हम कैसे उनका डिवाइड करें। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्ति की क्रय क्षमता कितनी है, और हम लोग ये जो डिवाइड करते हैं, जो हम विभाजन करते हैं कि लोग कितनी चीजों को क्रय कर सकता है, कितना विक्रय कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है, क्षमता के बेस पर चीजें आपकी डिपेंड करती हैं। क्लियर है? वे किन वस्तुओं और सेवा को खरीदने में सक्षम है। अभिप्राय यह है कि खरीदने के लिए से जेब में रुपए होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैं ये खरीद लूंगा वो खरीद लूंगा, ऐसा नहीं कि आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, आप कितनी चीजों को खरीद सकते हैं, आपकी जेब में कितना पैसा है। कम कीमतों पर और गरीबों के लिए घर आवश्यक है, किंतु इसकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए। कह रहे कि तो पता होना चाहिए कि जो आपकी कीमत है, उस कीमत पर जो आपके गरीब हैं उनके लिए घर आवश्यक है, किंतु हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बाजार की जो मांग है वो इसमें ध्यान नहीं रखी जाती, क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं है। अगर हम लोग क्रय शक्ति की बात कर रहे हैं तो जो आपके गरीब लोग हैं उन लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो आपकी नहीं होती। परिमाण स्वरूप यानी कि इससे रिजल्ट ये निकलता है, इस वस्तु के उत्पादन और आपूर्ति बाजार शक्ति के अनुसार नहीं हो सकती। कह रहे कि जो आपूर्ति है और जो उत्पादन है वो क्या नहीं हो सकती, शक्ति के अनुसार नहीं हो सकती। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री आपका जवाहरलाल नेहरू को ही ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाओं को अपनाने में हमारे देश के अधिकतर लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर ही नहीं मिल पाता। कह रहे कि अगर हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाते, अगर हम लोग मांग और डिमांड की सप्लाई में बात करते, तो हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे बच्चों जिन्हें कभी भी अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए, अपनी 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 चीजों में बदलाव लाने के लिए जो स्थिति जो उनको चांस मिले हैं वो आपके मिलते नहीं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर मिल पाता। और होता क्या कि जो हमारे लोग हैं, जो उनकी स्थिति है उसको सुधारने का उनको अवसर मिल पाता। समाजवादी समाज इन तीन महाप्रश्नों के उत्तर पूर्णतः विभिन्न तरीके से दे सकता है। समाजवादी समाज में सरकार को यह निर्णय लेना होता है कि समाज की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों का हित क्या है, इसीलिए लोग वैश्विक इच्छाओं को महत्व नहीं देते। सरकार यह निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण आपका किस प्रकार किया जाए। अब देखिए, हम लोग पहला प्रश्न वो आपका देख रहे थे सबसे पहले कि जो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और उत्पादित वस्तुओं को सेवा के बीच कैसे वितरण किया जाए, ये सारा जिम्मा कौन उठा रहा है हमारे यहाँ। तो बच्चों आप इस देखोगे इन सब चीजों का जो आपका जिम्मा है हमारे यहाँ कौन उठा रही है बच्चों? जो हमारी सरकार है, सरकार ही ये सारे आप पे क्या ले रही है निर्णय कि कैसे उत्पादन किया जाए, किन चीज का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। इसका निर्णय, इसको डिसाइड कौन कर रही है? गवर्नमेंट। कि वस्तु का उत्पादन और वितरण किस प्रकार किया जाए। सिद्धांत है यानी कि जो आपका प्रिंसिपल का रूप देखें, यह माना जाता है कि बाजार में वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है। कह रहे जो बाजार में जो वितरण है चीजों किस पे होता है, जैसे लोगों की डिमांड है, बाजार में आवश्यकता है, उसी के आधार पर ये सब चीजें होती हैं, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं, और जो उनकी क्रय क्षमता है उनके आधार पर नहीं। इसके विपरीत एक राष्ट्रवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराता है। यानी कि जो एक आपका जो देश है वो अपने नागरिकों के लिए सस्ती और अच्छी जो सेवाएं हैं सुलभ वो कराता है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता। कह रहे जो समाजवादी गवर्नमेंट है उसमें जो अपनी निजी संपत्ति है उसका कोई योगदान नहीं होता। यानी कि जितनी भी संपत्ति है, आपने पैसा कमाया, मेहनत करी, उस पे आग किसका है? सरकार का। लेकिन जो पूंजीवादी व्यवस्था उसके अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए
इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराता है। समाजवादी व्यवस्था में निजी सत्ता का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। उदाहरण के लिए चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती हैं। कह रहे हैं आप चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए और आपका क्यूबा, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। इसमें जितनी भी आर्थिक गतिविधि होती कौन करता है? सामाजिक सिद्धांत के आधार पर, यानी कि जो सरकार है वो ही सब कुछ करती है। अब देखिए नीचे चलिए, नया आप लोग इसमें देखें पैराग्राफ में, अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं बच्चों? अधिकतर तो ये जो बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं वो कैसी है? मिश्रित हैं, अर्थात सरकार तथा बाजार एक साथ ही तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यानी कि सरकार भी, बाजार भी और अर्थव्यवस्था भी क्या करती है? इन तीनों के उत्तर देते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन होगा और उसका वितरण किस प्रकार किया जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किन्हीं वस्तुओं को सुलभ कराता है जिसका वह उत्पादन कर सकता है, तथा सरकार उन वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार में विफल हो रहा है। यानी कि जिम्मेदारी किसकी है? जो चीज आपकी नहीं मिल रही है उसको कौन प्रोवाइड कराएगी? गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ कितना प्रोडक्शन होना है, कैसे प्रोडक्शन होना है, किन चीजों का प्रोडक्शन होना है, उनको गरीबों में जो हमारे लोग हैं कैसे बांटना है, कैसे समता स्थापित होनी है, कौन सा सेक्टर उसको उत्पादन करेगा, किस प्रकार से डिपेंडेंट होगा, इस सारे निर्णय को अगर हम बात करें तो समाज ना लेकर हमारी सरकार लेती है। कौन लेती है? सरकार। और सरकार ही डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार ही आपकी बॉडी होती है, संस्था होती है। कौन होती है बच्चों? आपको ध्यान रखना है, जो हमारी सरकार है वो वही होती है। तो हम लोगों को ये सब चीजें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपकी चीजें बनती हैं, कैसे जितनी भी नियम नीति हैं उनका सबकी जिम्मेदारी किसके पास है? हमारे जो केंद्र सरकार है उसके पास ही हमारी सारी जिम्मेदारी है। क्लियर है? आप इसको देखेंगे तो सब चीजें। अब देखिए हम लोग योजना की बात कर रहे थे। आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ आपको समझ आएगा बच्चों कि देखिए जो औद्योगिक जो आपका प्रस्ताव आया था किसमें? हाँ बच्चों 1948 में। और इसी में हम लोगों ने क्या की थी कि आपका 1950 में जो था, आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्या बना था आपका बच्चों? योजना आयोग बना था। तो हम लोग इसी योजना आयोग के विषय में, योजना क्या होती है, इसको हम बॉक्स नंबर 2.2 में अपने लेक्चर के माध्यम से इसको जानेंगे और इसको पढ़ेंगे कि योजना क्या होती है। क्लियर है? आप इसको देखिएगा, आपको समझ आएगा योजना क्या होती है, कैसे इसकी चीजें हैं। उन सब चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत बहुत अच्छे से इनको देखने वाले हैं, इनको पढ़ने वाले हैं। देखिए योजना की व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। यानी कि जो योजना होती है, जो प्लान होता है, केवल ये बताता है कि जो भी किसी देश में कुछ संसाधन हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का किस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्दिष्ट समय अवधि में प्राप्त करना होता है। और होता क्या है, कुछ ऐसे आपके एक लक्षित कर समयबद्ध तरीके से ये फिक्स किया जाता है कि हमको ये लक्ष्य इतने समय में इस तरह से अचीव करना है। ठीक है? देखिए भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि तक होती हैं। भारत में कितनी जो आपका योजना की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है। क्लियर है? ध्यान देना है। इस पंचवर्षीय योजनाएं, और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। यानी कि भारत में जितनी योजना लगती हैं वो कितनी लगती हैं? 5 साल के लिए, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। यह शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन के अग्रणी देश पूर्व सोवियत आपका संघ द्वारा ली गई है। कहाँ दी गई है? यूएसएसआर से, यानी जो आपका रसिया है, पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ ये करता था ना, आपका यूएसआर था, तो सोवियत संघ से ली गई है। पूर्व में सोवियत संघ था, अब वर्तमान में रूस ही बचा है। संघ से ली गई क्या? आपकी पंचवर्षीय योजना। हमारे योजनाओं के लिए वर्ष 2017 तक प्रालेखों में केवल 5 वर्ष की योजना में अवधि प्राप्त किए जाने के उद्देश्यों का उल्लेख नहीं है। अभी तो
आगामी 20 वर्ष में प्राप्त हो जाने वाले उद्देश्य का भी उल्लेख है। अब देखिए, जो हमने योजना बनाई है, हमारी योजना में ऐसा नहीं कि हम लोग केवल जो हमारे लक्ष्य हैं उनको 5 साल में पूरा कर लें। कुछ ऐसे हैं कि जिनको हमें 20 साल में भी प्राप्त करना है। क्लियर है? कुछ हमने ऐसे भी लक्ष्य बनाए हैं, कुछ ऐसे भी हमने गोल बनाए हैं जिनको हमको 10-20 साल में अपना क्या करना है, हमें उनका आपका पूरा करना है। क्लियर है बच्चों? उसका भी उल्लेख है। ठीक है। दीर्घकालिक योजनाओं के परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाएं, अब देखिए किसी को जो आपकी हमारी लॉन्ग टर्म वाली जो योजनाएं हैं उनको हमने बिल्कुल प्लानिंग करके बहुत अच्छे से उनको दूरगामी रखते हुए अपनी योजना बनाई है। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्ष्यात्मक परियोजना के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है कि हम किस प्रकार से उन चीजों को देख सकें, कैसा जो हमने पंचवर्षीय योजना बनाए हैं उनका जो आधार है, बेस है, हम उनकी एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मान लीजिए हम लोगों ने एक पंचवर्षीय योजना चलाई और उस पंचवर्षीय योजना में जो हमने जो आपके दीर्घकालिक योजना रखी है, तो अगर हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, क्या प्रोसेस हो, हमको पंचवर्षीय योजना में ही क्लियर हो जाता है। यह तो संभव नहीं है कि सभी योजनाओं में उन सभी लक्ष्य को एक समान महत्व दिया जाए और कह रहे कि जो हम लोग अपनी पंचवर्षीय योजना बनाते हैं तो उन पंचवर्षीय योजना में ये भी आपका जरूरी नहीं है कि हम उन सबको क्या कर दें, एक समान आपका लक्षित कर दें कि हम उनको किस प्रकार से उनको हम लोग सबको समान महत्व दें। तो सबको समान महत्व नहीं दिया जा सकता, किसी को ऊपर नीचे कम बढ़ती ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे इनको हम वहां कर सकते हैं, यानी कि एक समान महत्व नहीं दिया जा सकता। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में कुछ आद्रुत भी होते हैं। हो सकता है उदाहरण के लिए यदि प्रतियोगी श्रम की आवश्यकता को कम करती है तो आधुनिक टेक्नोलॉजी जो आपकी प्रौद्योगिकी के वहां शुरू होने से लक्ष्य रोजगार बढ़ने के लक्ष्य में विरोध हो सकता है। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि सब चीजें प्राप्त हो, अगर हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें जो लक्ष्य है और बेरोजगार है उनके सामने जो विरोधाभास है, जो विरोध का सामना इन लोगों को करना पड़ सकता है। आयोजकों को इस प्रकार के विरोध का तुलना करना पड़ता है। यह कार्य इतना आपका सहज नहीं है। भारत विभिन्न योजनाओं में अलग अलग आपके लक्ष्यों पर बल दिया गया है कि भारत में बहुत सारी अलग अलग ऐसी योजनाएं हैं और जो उनके लक्ष्य हैं उनके लक्ष्यों पर बल दिया गया है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं यह नहीं बताती कि प्रत्येक वस्तु और सेवा में कितना उत्पादन किया जाएगा। अब देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में आपकी जो आप उनको मानिए कि एक उनका जो अलग फ्रेज है वो हमको दिखा रहे हैं कि भारत की पंचवर्षीय योजना ये नहीं बता रही है कि हम कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे, और ना तो यही संभव है और ना ही इसकी आवश्यकता है, और कह रहा है कि ना तो संभव है ये बता सकें कि भाई कितना प्रोडक्शन होगा और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। पूर्व सोवियत संघ ने यह कार्य करने का प्रयास किया था पर वह पूरी तरह से विफल रहा। उसने कोशिश की थी कि हम लोगों को ये पता लगे कि हम लोग अब कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, कैसी क्या स्थिति है। तो उसके लिए जो आपका रूस था वो क्या रहा आपका बच्चों, वो पूरी तरह से विफल रहा। अतः इतना ही पर्याप्त है कि योजना उनके क्षेत्रकों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके जिन्हें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत उत्पादन और सिंचाई आदि, शेष को छोड़कर बाजार पर छोड़ देना चाहिए ताकि अधिक श्रेय करा सके। अब देखिए, विद्युत है और विद्युत उत्पादन सिंचाई, इसको तो हमको महत्वपूर्ण करना चाहिए। बाकी जितनी भी हमारी डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, कुछ उन सब चीजों को हम लोग क्या करना चाहिए, जो आपका हमारा बाजार है हमको बाजार के ऊपर डिपेंडेंट करके छोड़ देना चाहिए कि बाजार जैसे करे वैसे कर ले, बाजार जैसे रखे वैसे, क्योंकि बाजार के ऊपर ही ये सब चीजें आपको निर्भर करती हैं। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, अगर आप इनको करते हैं, इनको मानते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगी और आप जो योजनाएं हैं जिनको हम पढ़ना चाह रहे हैं उनका उद्देश्य भी हम लोगों को बहुत अच्छे से आपको प्राप्त होगा। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, योजनाओं के विषय में पढ़ लिया और आज आपको पता लगेगा कि भारत में जो हम योजना पढ़ते हैं, जो हम प्लानिंग कमीशन पढ़ते हैं, उसमें मेन शिल्पीकार, मेन योजनाकार कौन थे। तो देखिए,
महानलोबिस भारतीय योजना के निर्माता, यानी कि जो भारत में जो योजना चल रही है, जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, उन पंचवर्षीय योजनाओं के जो आपके जन्मदाता हैं, जो उनके निर्माता है, जिन्होंने उसको बनाया है कि हम इस तरह से अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को रखेंगे, हम इन चीज को देखेंगे। तो देखिए, मानलोविस जो हैं हमारे भारतीय योजनाओं के आपके जन्मदाता हैं। ये उनका फोटो है, आप इनको आपका देख सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का श्रेय या फिर जो उनको लक्षित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माता में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा है, कि बहुत सारे ऐसे विचारक हैं, ऐसे थिंकर है जिनका उसमें योगदान रहा है। उनमें सांख्यविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम उल्लेख है। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्यतः विकासात्मक योजनाओं में एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। योजना का ही यही सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ। इसमें भारतीय योजना के लक्ष्य से संबंधित आधारित विचार दिए गए। यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। इस अर्थ में उन्हें भारतीय योजना का जन्मदाता माना जाता है। लोग क्या बोलते हैं उनको, कि भारत में जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाओं का जन्मदाता हम किसको मानते हैं? महालनोबिस को। और मेनली जो आपका डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है, वो जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसी से शुरू होता है। क्लियर है? अब देखिए, इसी विचारों के आधार पर हम क्या बोलते हैं कि इनको भारतीय योजना का जन्मदाता माना जाता है। महालनोबिस का जन्म 1893 में कलकत्ता यानी कि कोलकाता में हुआ। वह इन्होंने शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता यानी कि कलकत्ता तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से हुई। सांख्यिकी विषय में इनके योगदान के कारण इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्याख्याति मिली। 1945 में इन्होंने ब्रिटेन की एक सोसाइटी सदस्य में फेलो यानी कि सदस्य बन गए, और वैज्ञानिकों का एक सर्वाधिक प्रसिद्ध संगठन है, क्लियर है, जिसके सदस्य केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिक ही बनाए जाते हैं। यानी कि जो महान वैज्ञानिक होते हैं, जो अच्छे वैज्ञानिक होते हैं, वो ही क्या बनते हैं? आपके ब्रिटेन की एक बाकी सोसाइटी है, आपके फेलो के आपके मेंबर बनते हैं। ठीक है? और ये क्यों बने? क्योंकि ये भी एक उत्कृष्ट है, सांख्यिकी में थे। क्लियर है? महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISI स्थापना की तथा सांख्य नाम का एक जर्नल निकाला, यानी कि पत्र निकाला, जो आज भी सांख्यिक विदों के लिए पारस्परिक विचारात्मक के लिए एक प्रतिष्ठा मंच बना हुआ है। आज भी ISI तथा संख्या दोनों को ही समृद्ध विश्व की सांख्यविदों और अर्थशास्त्रियों के द्वारा अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बड़े ही सम्मान की दृष्टि से इन सबको, बड़े जो आपके सांख्यविद हैं वो इनको देखते हैं, वो इनको परखते हैं कि क्या कैसी स्थिति है और क्या। तो आपने आज महालनोबिस के बारे में एक बेसिक परिचय आप लोगों ने पढ़ा, और आपने जो है बेसिक परिचय को देखा कि क्या स्थिति उनकी आपका बनी हुई है। क्लियर है बच्चों? ये थोड़ा सा आपको देखना था। चलिए अब देखिए, थोड़ा और पढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेश में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जब हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना बना रहे थे तो उसने क्या कहा, उन्होंने कि बहुत सारे जितने भी अर्थ आपके शास्त्री हैं, वो शास्त्री क्या करें, उनको आमंत्रित किया कि ये सब लोग भारत आ जाएं, और भारत आकर जो हम लोग पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं, अपने विचारों को, अपने सुझावों को हमसे आपका साझा करें। तो बच्चे, जो चीज है इसकी सेम, और जो कहानी है, जो मेन पृष्ठ है, हम उसको कल पढ़ेंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। अन्य लेक्चर भी हैं। और आज हम लोगों ने सबसे पहला खंड पढ़ा कि जो उत्पादन, प्रोडक्शन, वितरण कैसे किस प्रकार करना, उसका रिस्पॉन्सिबल आपके गवर्नमेंट है, उसको हमने देखा। योजना किस प्रकार बनती है, हमने ये भी देखा जरूरत क्यों पड़ती है। पंचवर्षीय योजनाओं के भारत में जन्मदाता कौन है, कौन शिल्पीकार है, उनके विषय में जो जानकारी थी हम लोगों ने इसमें पढ़ी।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वर्क्स आपके लिए बहुत व्यक्तिगत जीवन के लिए और परीक्षाओं के लिए, और जब आप भविष्य में कभी सिविल सेवा की तैयारी करें, या आप मान लीजिए आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या फिर आप और अन्य किसी की तैयारी करते हैं, तो आपको बड़ा बेनिफिट वहां मिलता है, क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। ये जो पार्ट है इकोनॉमिक्स का, क्लियर है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बच्चे घर जाके लेक्चर को रिवीजन करिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।